दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के 3 सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट पर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक है जो कि किया है। We start tonight with breaking news as the US has dropped bombs and cruise missiles on 3 Iranian nuclear sites. ये वही अमेरिका है जिसके प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा कहते थे कि फॉरएवर वॉर से दूर रहना चाहिए, लेकिन अब यूएस खुद इजराइल ईरान के बीच में चल रही जंग का हिस्सा है जो कि बन चुका है। सब कुछ शुरू हुआ 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर अचानक अटैक किया, न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया। ईरान के जो टॉप मिलिट्री कमांडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उनको मार गिराया। ईरान ने भी तुरंत जवाब दिया, मिलिट्री और ड्रोन से इजराइल पे बहुत सारे हमले करे और उससे काफी डैमेज जो है वो इजराइल में भी देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी एस्केलेशन तब हुई तब यूएस ने अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर से 30,000 पाउंड बंकर बस्टर बॉम्ब्स ईरान के फोर्डो, नटाज और इशाहन न्यूक्लियर साइट्स पर गिरा दिए। ये साइट्स इतनी गहरी थी कि सिर्फ अमेरिका के पास ही ऐसे बॉम्ब थे जो इतनी डेप्थ तक है जो कि पहुंचकर अटैक कर सकते थे। ट्रंप ने खुद अनाउंस किया कि हमने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और वार्निंग दी कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो और भी ज्यादा स्ट्राइक है जो कि हो सकती है। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. लेकिन ईरान ने जो है वो उनमें से कुछ क्लेम्स को इनकार किया और बोला है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है और बोला है कि अब वॉर जो है वो एक तरीके से शुरू हो चुकी है और वो भी इसका पूरी तरीके से जवाब है जो कि देने वाले हैं। अब सवाल ये है कि क्या यूएस के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से इस रीजन को और बड़ी लड़ाई की तरफ लेके जा रहा है? क्या ईरान अपने सुप्रीम कमांडर को सेफ रख पाएगा या ट्रंप की रिजीम चेंज वार्निंग सच हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान हमेशा से ही ऐसा था या फिर ये कोई हिस्टोरिकल इवेंट है जो ईरान को इस पोजीशन तक ले आया है? ईरान को समझने से पहले हमें इसके हिस्ट्री को भी समझना पड़ेगा। देखिए, आज से 200 साल पहले जाते हैं। 1800 में ख्वाजर डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही थी, लेकिन ईरान का मेजर प्रॉब्लम ये था कि वो ब्रिटिश इंडिया और रशियन एम्पायर के बीच में जियोग्राफिकली फंसा हुआ था। दोनों सुपर पावर ईरान को कंट्रोल करना चाहते थे क्योंकि स्ट्रेटेजिकली लोकेशन और नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे शुरू से बहुत ज्यादा रहे। ये क्लासिक ग्रेट गेम था 19th सेंचुरी में। 1804 में रशिया ने अपॉर्चुनिटी देखकर ईरान पर अटैक किया और ईरान को डिफीट करके ट्रीटी ऑफ गुलिस्तान साइन करवाई। इस ट्रीटी में रशिया ने कैस्पियन सी को कंप्लीट कंट्रोल कर लिया, ईरान में मिलिट्री राइट्स ले लिए और रशियन ट्रेडर्स को ईरान के रिसोर्सेज पर ट्रेड राइट्स है जो कि मिल गए। ईरान का जो वहां पे किंग था फतेह अली शाह, वो मजबूर हो गया था, उसने ट्रीटी साइन कर दी। फिर कुछ ही टाइम बाद में जब रशियन सार अलेक्जेंडर की डेथ हो गई तो ईरान के किंग ने सोचा कि अब रशिया वीक हो गया है, उस पर अटैक भी कर दिया, लेकिन उल्टा ये हुआ कि ईरान खुद हार गया। 1828 में ट्रीटी ऑफ तुर्कमेनिस्तान साइन करनी पड़ी। इस ट्रीटी में ईरान को 20 मिलियन रूबल फाइन पे करना पड़ा और सारे नेवल राइट्स भी रशिया को सरेंडर करने पड़े। सदर्न एरिया पे जो है वो ब्रिटिश ने प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया था। 1856 में ब्रिटिश ने ईरान पर अटैक किया। ब्रिटिश ने ईरान को डिफीट करके ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करवाई। जो रशिया ने नॉर्दर्न साइड पे किया, एग्जैक्टली वही ब्रिटिश ने साउथ ईस्ट एरिया के अंदर किया। ईरान प्रैक्टिकली ब्रिटिश और रशियन के बीच में डिवाइड हो गया और दोनों पावर्स अपने रेस्पेक्टिव एरियाज में ईरान के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लगे। यहाँ से ईरान का जो लोकल ट्रेडर है जिसको बाजारी कहते थे, उनको बहुत बड़े लॉसेस होने लगे। 1890 में सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन जब हुआ जब किंग नजीर ने ईरान की टैबेको इंडस्ट्री ब्रिटिश कंपनीज को दे दी। टैबेको ईरान में बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था, छोटे से लेकर बड़े तक सब इससे अपना घर चलाते थे। ये इरानियन पब्लिक के लिए ह्यूज इकोनॉमिक सेटबैक है जो कि बन गया। इस डिसीजन के अगेंस्ट मैसिव प्रोटेस्ट है जो कि शुरू हुआ और लोग कहने लगे कि राजा फॉरेनर्स को बिक गया है। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि रिलीजन स्कॉलर्स को बीच में आना पड़ा। अलीमा को ईरान में ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर था। जब अलीमा प्रेशर बनाते थे तो किंग के पास में ऑप्शन नहीं हुआ करता था। 1892 में किंग को प्रेशर में टबैको ट्रीटी जो है वो कैंसिल करनी पड़ी, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद में लोगों को लगने लगा कि अलीमा के पास में ज्यादा पावर है तो क्यों ना किंग से ऊपर अलीमा ही रहे, अलीमा ही देश को कंट्रोल करे। और उसी बीच में 1896 में मिर्जा रेजा खैमानी नेम के एक पर्सन ने किंग नसीर को असैसिनेट कर दिया, मार दिया। अब आते हैं ऑयल डिस्कवरी वाले पार्ट पे। जब ईरान की पूरी किस्मत चेंज हो गई, जब वहां पे सबसे पहले 1901 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर विलियम डी आर्की ने रिपोर्ट देखी कि ईरान में ऑयल डिस्कवरी की ह्यूज पॉसिबिलिटीज है। डी आर्की ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके ईरान के न्यू किंग मुजफ्फर अब्दीन से मीटिंग की और 60 ईयर के लिए ऑयल एक्सट्रैक्शन एग्रीमेंट साइन करवाया। इस एग्रीमेंट में साफ लिखा कि डी आर्की ऑयल रिसर्च करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, ईरान को उसका जो है वो 15 से 16% प्रॉफिट मिलेगा और एक फिक्स एनुअल अमाउंट है जो कि मिलेगा। बाकी सारी प्रॉफिट जो है वो ब्रिटिश कंपनियों के पास में होगा। विलियम डी आर्की ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट लेकर एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी है जो कि बनाई। ईरानियन गवर्नमेंट के साथ
साथ में पार्टनरशिप करी। इनिशियली ऑयल रिसर्च में टाइम और पैसा दोनों लगे। जब डीआरके के पास पैसे खत्म हो गए तो उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में जाके फंडिंग ली और कंपनी के शेयर भी दे दिए। ग्रेजुअली हुआ ये कि ब्रिटिश इनडायरेक्टली जो है वो ईरान के ऑयल के ऊपर कब्जा कर लिया। गवर्नमेंट के पास में कंपनी के मेजॉरिटी शेयर आ गए। बाद में उन्होंने नाम चेंज करके इसका ब्रिटिश पेट्रोलियम में जो कि रख दिया। 1908 में ईरान में एक ह्यूज ऑयल फील्ड जो है वो डिस्कवर हुआ। लिटरली एक तरीके का जैकपॉट था। इस जैकपॉट में ईरान को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन पूरा प्रॉफिट ब्रिटिशर्स को हुआ। ब्रिटिश स्टार्टेड मैसिव ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड ईरान को सिर्फ 16% और कुछ फिक्स्ड अमाउंट है जो कि मिल रहा था। ईरानी लोगों को समझ में आने लगा, रियलाइज हुआ कि इतने बड़े ट्रेजर में हमारे पास में कुछ भी नहीं आया है, कोई प्रॉफिट हमें नहीं मिलेगा। और ईरान में धीरे धीरे एंटी फॉरेन सेंटीमेंट है जो कि सिस्टमेटिकली ग्रो करने लगे। ईरानियन पीपल स्टार्टेड टॉकिंग कि किंग बिक गया है, वो कोई काम नहीं कर रहा है। पैरेलल में एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम बनाने की बात शुरू हो गई। रिलीजन स्कॉलर अलिमा ने लोगों को सपोर्ट के साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टाइप सिस्टम है जो कि इंट्रोड्यूस किया। किंग वहां पे था, आज भी रहेगा, और पैरेलली इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि चलेगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट हो गई। ईरान न्यूट्रल था, बट सुपर पावर ईरान को अपने एडवांटेज के लिए यूज करना चाहते थे। रशिया अपने इंटरनल रिवॉल्यूशन की वजह से 1917 में ईरान छोड़ के चला गया। लेकिन ब्रिटिश ऑयल इंटरेस्ट इतने बड़े थे कि वो जाने को तैयार नहीं थे। ईरान का ऑयल यूके की इकोनॉमी में मेजर पार्ट बन गया। इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट हो गई। ब्रिटिशर्स ने ईरान में आर्मी चीफ थे रजा खान, उनको सपोर्ट किया और वहां पे कूप करवा के राजा की डेथ करवा के वहां पे इवेंचुअली किंग बन गया। रजा खान ने एग्रेसिव मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम चलाए। 1928 में एक ऐसा दौर आया कि रजा खान ने एक तरीके से पूरे यूरोप को कॉपी करके ईरान में इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया। वैसे ही आपको हैट लगानी पड़ेगी, वैसे ही ड्रेस पहननी पड़ेगी, वैसे ही आपको मॉस्क के अंदर भी चेयर प्लेस कर दिए गए, वुमेन को वेल और बुर्का बैन कर दिए गए, जॉब को एनकरेज किया, गर्ल्स को कैफे और सिनेमा में अलाउ किया। लेकिन ये सब सेलेक्टिव मॉडर्नाइजेशन था ताकि उसका खुद का इंटरेस्ट बना रहे। मीडिया को सेंसर किया हुआ था, पॉलिटिकल पार्टी सप्रेस थी, टैक्सेस बढ़ा दिए गए। पुअर लोगों की सोसाइटी के अंदर बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे और लाइफ जो है वहां पे एक्सपेंसिव होती जा रही थी। सेम वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ तब भी ईरान बेचारा न्यूट्रल था, लेकिन जर्मनी के साथ उसकी बातचीत चल रही थी क्योंकि इनिशियली ये लग रहा था कि जर्मनी ये युद्ध जीतेगा। तो जर्मनी के डिप्लोमेट्स ईरान में आकर ऑयल डिस्कशन कर रहे थे। ये बात जब यूके और रशिया को पता लगी कि जर्मनी ईरान को कंट्रोल कर रहा है तो उनको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो नजर आया। इसी वजह से 1941 में यूके, रशिया और यूएस ने जॉइंटली ईरान पर अटैक कर दिया और एक्सक्यूज किया कि जर्मनी को ईरान से निकालना है तो हमें वॉर एफर्ट पे ईरान पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ईरान को इस अटैक में बहुत बड़ा डैमेज हुआ। इन्फ्लेशन 400% बढ़ गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गए थे, फूड की शॉर्टेज हो चुकी थी, बहुत ज्यादा स्टारवेशन वाली प्रॉब्लम आ गई थी। उसी टाइम पे यूएस ने बोला कि चलो ठीक है, हम आपको सपोर्ट करते हैं, खाने की सप्लाई देते हैं, एड देते हैं। और इसी वजह से यूएस का धीरे धीरे जो है ईरान के ऊपर कंट्रोल बढ़ता चला गया, लॉजिस्टिक्स भी वहां पे बढ़ते चले गए। वॉर के बाद यूएस और यूके निकलने को रेडी थे, लेकिन रशिया निकलने को रेडी नहीं थे। रशिया ने अजरबैजान और कुर्दिश एरिया को ईरान से सेपरेट कर दिया था। यूएस भी अब यहाँ पे मेजर प्लेयर बन चुका था। ईरान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवेंशन शुरू कर दिए, यूएन में प्रेशर बनाया और रशिया को इवेंचुअली निकलना पड़ा। लेकिन अब यूएस यहाँ पे डोमिनेंट फॉरेन पावर है जो कि बन चुका था। यूएस कंपनीज को ईरान का ऑयल बिजनेस समझ में आ गया था और एंट्री मिल गई थी। यूके कंपनीज के साथ में मिलकर 50-50 पार्टनरशिप कर ली। ईरान को यूएस एड मिल रही थी, बट यूएस इंटरफेरेंस भी डायरेक्टली ईरानियन पॉलिटिक्स में आपको देखने को मिलेगा और पॉलिसीज में भी वहां पे उस टाइम पे 1950-60 के दशक में देखने को मिल रहा था। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है इस्लामिक रिवॉल्यूशन। 1951 में ईरानियन पॉलिसीज में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया जब मजलिस मेंबर मोहम्मद मोसादेक ने ओपनली यूएस इंटरफेरेंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। मोसादेक के आर्गुमेंट थे कि किंग ईरान का ऑयल फॉरेनर्स को बेच रहा है, पुअर लोग सफर कर रहे हैं और यहाँ पे ऑयल वाइट्स के हाथ में जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनीज बना के ऑयल डील कर रहे हैं जो कि वहां पे कंप्लीटली इलीगल है और ईरान इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट है जो कि नहीं करेगा। ये लोकल लोगों तक उसने बात है जो कि बोली। पब्लिक का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला उसको। अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक प्रॉब्लम ईरान में ऑलरेडी थे। एंग्लो पर्शियन कंपनी के वर्कर्स ने भी स्ट्राइक कर दी। मोसाडेक ने ईरान के ऑयल को नेशनलाइज कर दिया। मतलब अब यूके और यूएस की कंपनी ईरान का ऑयल जो कि एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, सेल नहीं कर पाएगी। ईरान खुद अपना ऑयल कंट्रोल करेगा। इस मूव को इतना बड़ा इंपैक्ट हुआ कि मोसादेक ईरान का प्राइम मिनिस्टर बन गया। किंग तब भी था, लेकिन पूरी पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास में थी क्योंकि पब्लिक सपोर्ट उसके पास में था। यूके और
यूएस के लिए ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज और सेटबैक था। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ईरान का ऑयल नेशनलाइजेशन एग्रीमेंट ब्रीच करता है और हैवी सैंक्शन इंपोज कर दिए ईरान पर। इंटरनेशनल वर्कर्स को भी वहां पे डिसकंटिन्यू कर दिया, अदर कंट्रीज को बोल दिया कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदोगे, सप्लाईज बंद कर दी, जो सपोर्ट थी वो बंद कर दिया और इसकी वजह से मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस भी जो है वो वहां पर आ गए। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत मैसिव लेवल पे चला गया, लेकिन मोसादेक ने सरेंडर नहीं किया। जब यूएस और यूके को जो है वो उंगली टेढ़ी करनी पड़ी, यानी कि उन्होंने CIA और MI6 एजेंट है जो कि ईरान में भेज दिए ताकि मोसादेक को PM के रूप से हटा दिया जाए और मोहम्मद रेजा शाह को वहां पे कंप्लीट पावर है जो कि बाद में दे दिया गया। आयरनिकली यूएस और वेस्ट डेमोक्रेसी फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत प्रमोट करते हैं, बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड PM को हटा के मोनार्की एस्टैब्लिश है जो कि दोनों के द्वारा कर दी गई। 1963 में एग्जैक्टली सेम पैटर्न रिपीट हुआ, लेकिन इस बार जो लीडर फॉरेन इंटरफेरेंस अगेंस्ट खड़ा हुआ वो रिलीजियन स्कॉलर था, अयतोल्ला खोमेनी। खोमेनी शिया कम्युनिटी के सबसे एजुकेटेड और रेस्पेक्टेड अयतोल्ला थे। उन्होंने वही पॉइंट रेज किए, यूएस का मैसिव इंटरफेरेंस, किंग यूएस कोलैबोरेशन में ईरान को सेल कर रहा है, ऑयल पर हमारा राइट्स है, मजलिस को वीक बनाया जा रहा है, इलेक्शन जो है वो रिग्ड है। जब ईरान में रिलीजियन स्कॉलर्स स्पेशली अयतोल्ला जैसे स्पीचेस देते थे तो उनका बहुत बड़ा वैल्यू होने लगा और लोग उनको बड़ा रिस्पेक्ट करते थे। खोमेनी को पब्लिक सपोर्ट मिलने लगा। किंग ने देखा कि प्रोटेस्ट रैपिडली ग्रो हो रहा है तो खोमेनी को जेल कर दिया। जब प्रोटेस्ट और बढ़ा तो नवंबर 1964 को खोमेनी को इराक के अंदर भेज दिया। इराक और ईरान दोनों जो है, अगर देखोगे आप, शिया मेजॉरिटी कंट्रीज है, लेकिन उस टाइम पे इराक की जो लीडरशिप थी वो सद्दाम हुसैन जैसे सुन्नी मुस्लिम्स के पास में थी। खोमेनी इराक में जैसे पावरफुल स्पीचेस देने लगा, लोकल शिया लीडर्स से बात करने लगा। खोमेनी की स्पीचेस नॉर्मल पॉलिटिकल स्पीचेस जैसे नहीं थी, वो बहुत रिलीजियस और इंपैक्टफुल कंटेंट था। इनके ऑडियो कैसेट बन गए, लोग स्मगलिंग करने लगे, ओरिजिनल ऑडियो को सुनने के लिए तरसने लगे, सीक्रेटली लोग सुनने लगे, सपोर्ट करने लगे। प्रोटेस्ट बहुत जगह पे चालू हो गया, ऑयल जो फील्ड थी वहां पे स्ट्राइक हो गई। सद्दाम हुसैन को भी डर लगने लगा कि इराक के अंदर भी ये प्रोटेस्ट ना स्टार्ट हो जाए, तो उसने जो है उसको वहां से निकाल दिया ताकि जो है खोमेनी के स्पीचेस का इंपैक्ट ना हो और बाद में उसको फ्रांस में जाना पड़ा। ईरान में डे बाय डे प्रोटेस्ट और बढ़ रहा था, मूवमेंट कंट्रोल नहीं हो रहे थे और मोहम्मद रेजा शाह बहुत ज्यादा डेस्परेट है जो कि होने लगा। फिर में उसने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो कंप्लीटली बैकफायर हो गए। कोई भी प्रोटेस्ट करता, पॉलिटिकल लीडर या रिलीजियस फिगर जो किंग के अगेंस्ट होता, उनके अगेंस्ट आर्मी और पुलिस भेज दिए गए, उनको पिटवाया गया, न्यूज मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। खुद वो डिसाइड करता था कि कौन सी न्यूज आएगी कौन सी नहीं। 1977 में मैसिव क्राउड स्ट्रीट पर आ गया, प्रोटेस्ट करने लगा, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने लगे और ये बहुत कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं था, ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। जो रेवोल्यूशन था वो कंप्लीटली डिफरेंट था, ये प्योरली हेटेड टुवर्ड्स यूएस से डेवलप हुआ था। ईरानियन लोगों ने यूएस के फ्लैग को बर्न करना चालू किया, डेथ टू अमेरिका जैसे स्लोगन बोलने चालू करे। 1978 को किंग ने न्यूज़पेपर में खोमेनी के अगेंस्ट रॉन्ग आर्टिकल पब्लिश करवाए जो इस प्रोटेस्ट में और ज्यादा फ्यूल के काम करने लगे। जब बात नहीं बनी तो ईरान में मार्शल लॉ उसने इंपोज कर दिया, लोगों को सारे सिविल राइट्स है जो कि छीन लिए, लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट है जो कि नहीं रुका। ईरान की इकोनॉमी कंप्लीटली क्रैश हो चुकी थी। दिसंबर 1978 में मुहर्रम था और मुहर्रम के टाइम प्रोटेस्ट पीक इंटेंसिटी पे पहुंच गए। अब किंग और उसके एसोसिएट, उनकी जान जो है वो खतरे में आ गई थी। किंग को पहले से कैंसर था तो उसने ट्रीटमेंट का एक्सक्यूज किया और वो अमेरिका भाग गया। बेसिकली ईरान उसने पूरी तरीके से छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में वैक्यूम बन गया तो खोमेनी वापस से ईरान में लौट गया। लोगों ने बड़ा वेलकम किया उसका। 1979 में वोटिंग कंडक्ट हुआ जिसमें 98% लोगों ने इस्लामिक रिपब्लिक को फेवर किया। वोटिंग पास होने के बाद ईरान 1979 में इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री है जो कि बन गया। ये इस्लामिक रिवोल्यूशन कहलाया गया जो ईरान को फॉरएवर चेंज उसने कर दिया और थियोक्रेसी एस्टेब्लिश कर दी। इस्लामिक रिवोल्यूशन के बाद खोमेनी ने अनाउंस किया कि सेम रिवोल्यूशन अदर कंट्रीज में भी लाएंगे और इस आइडिया को स्प्रेड करेंगे। ये सुनकर सऊदी, इराक, कुवैत के लीडर्स टेंशन में आ गए क्योंकि वहां पर भी मोनार्की थी और उन्होंने देखा कि किंग और यूएस जैसे सुपर पावर ईरान के रिवोल्यूशन के आगे कुछ भी नहीं कर पाए, तो फिर उनका क्या होगा। इसी पूरे रिवोल्यूशन के अंदर एक और बहुत बड़ा चेंज आया जब ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। राइट नाउ ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम 60% लेवल पर है। वेपन ग्रेड यूरेनियम के लिए आपको 90% एनरिचमेंट है जो कि चाहिए होता है, तो काफी हद तक नियर पहुंच गया है वो। इजराइल और यूएस ने कंटिन्यूअसली ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट किया, सबोटेज किया, प्रोग्राम स्लो करवाया। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो रीजनल बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, न्यूक्लियर डिटरेंस इफेक्ट आएगा। चाइना और रशिया इनडायरेक्टली जो है वो आज के टाइम पे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इस एरिया में यूएस की डोमिनेंस कम हो। ईरान इकोनॉमिकली बहुत ही वीक पोजीशन में है, मल्टीपल सैंक्शन लग चुके हैं, 28% पॉपुलेशन पॉवर्टी के
नीचे है, कुछ टाइम में 40% के नीचे आ जाएगी। लेकिन फिर भी ईरान की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा है और प्रॉक्सी ग्रुप्स इसने बना रखे हैं। करंट सिनेरियो में ईरान जो है वो कभी भी डायरेक्टली फाइट में बिलीव नहीं रखता था। आज मिलिट्री पावर देखोगे तो बहुत ही कम है अगर यूएस और इजराइल से ईरान की, लेकिन ईरान का प्रॉक्सी वॉर स्ट्रेटेजी जो है ना वो बहुत ही ब्रिलियंट है जो कि अब तक रहा है। अगर आप देखोगे तो इसके जो रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्सेस है वो ट्रेनिंग करते हैं, वेपन देते हैं, फंडिंग देते हैं और डिफरेंट प्रॉक्सी ग्रुप्स बनाते हैं, जैसे कि लेबनान सीरिया में हिजबुल्लाह बनाया, हमास पैलेस्तीन में बनाया, हूती यमन में बनाया और ये सारे यूएस और इजराइल के खिलाफ है जो कि काम करते हैं। 2018 से काउंट करें तो ऐसे ग्रुप्स ने 100 ऑफ अटैक है जो कि आज तक यूएस और इजराइल के टारगेट करे हैं। ईरान की कैलकुलेशन ये है कि अगर ये प्रॉक्सी ग्रुप्स अपने रेस्पेक्टिव कंट्रीज में पावर शफल कर दे फ्यूचर में तो ईरान का इन्फ्लुएंस है जो कि बढ़ जाएगा और मिडिल ईस्ट के अंदर सिक्योरिटी है जो कि इसको मिल जाएगी। करंटली बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट है जो कि वो कर रहा है, लेकिन आज इतने ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस हो चुके हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो उसके पास सही, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ ज्यादा नहीं है। तो आज के टाइम पे मिडिल ईस्ट के अंदर पावर इम्बैलेंस बहुत ज्यादा है। यूएस और इजराइल के लिए आज आप देखोगे प्रॉक्सी ग्रुप जो है ना बहुत बड़ा हेडेक बन गए थे। डायरेक्ट वॉर हो नहीं पा रही थी ओके क्योंकि अगर आप देखोगे ईरान की पॉपुलेशन और ज्योग्राफिकल लोकेशन वो बड़ी डिफिकल्ट है। कंटिन्यूअस प्रॉक्सी अटैक्स हैं जो कि ईरान बैक्ड ग्रुप्स इसी वजह से कर पाते हैं। ईरान की स्ट्रेटेजी के अंदर यही तरीका है जिस तरीके से वो अभी तक सर्वाइव करते हुए आया है। फाइनल एनालिसिस ये है कि ईरान वर्सेस मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट मल्टीपल लेयर पे चल रहा है साइमल्टेनियसली। एक तो है रिलीजन लेवल पर शिया सुन्नी, दूसरा कल्चर लेवल पर पर्शियन और अरब, तीसरा पॉलिटिकल लेवल पर थियोक्रेसी या मोनार्की, साथ में इकोनॉमिक लेवल पर कि ऑयल रिसोर्सेज कंट्रोल करेंगे, स्ट्रेटेजी लेवल पे रीजनल डोमिनेंस करेंगे। ईरान का सर्वाइवल स्ट्रेटेजी यही है कि प्रॉक्सी वॉर करो, न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलपमेंट करो और एंटी यूएस स्टैंस है जो कि हमेशा बना के रखो। ये 3 ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह से ईरान हमेशा जो है वो डोमिनेंस करने की कोशिश करता है अपने लोगों में। ईरान के करंट अप्रोच रिस्क है शॉर्ट टर्म में क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनल आइसोलेशन बढ़ रहा है और मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का कांस्टेंट थ्रेट है। लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अगर ईरान सक्सेसफुल हो जाए तो प्रॉक्सी ग्रुप्स को पावर में लाने में, जो कि बहुत ही मुश्किल है, 99% न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाए और मुस्लिम वर्ल्ड में लीडरशिप इसकी एस्टैब्लिश हो जाए तो रीजनल डायनामिक्स बहुत ही कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और यही रीजन है कि ईरान दुनिया के अगेंस्ट जाकर भी अपने प्रॉक्सी को सपोर्ट कर रहा है। ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी नहीं, ये ईरान की लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और रीजनल एम्बिशियस कोर स्ट्रेटेजी है। आज ईरान की 45 ईयर ओल्ड पुरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशन अब 2 राह पे खड़ी है। खामेनी की लीडरशिप टेस्ट हो रही है कि सिर्फ घर में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी। इजराइल का डायरेक्ट हमला, रीजनल दोस्तों का कोलैप्स और इकोनॉमिक क्राइसिस और घर के अंदर अनरेस्ट, ये सब मिलाकर ईरान के लिए एक परफेक्ट तूफान है जो कि बन गई है। अगर ईरान के क्राइसिस सर्वाइव कर ले तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस फिर से हो सकता है, लेकिन अगर फेल हो जाए तो 1979 के रिवॉल्यूशन हिस्ट्री बन सकता है। और यही वजह है दुनिया की नजर आज ईरान पे टिकी हुई है क्योंकि मिडिल ईस्ट का फ्यूचर ईरान के अगले मूव पर ही डिपेंड करेगा। थैंक यू।